नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड के कुछ प्रमुख खबरों के साथ। सावन के महीने में लाखों की संख्या में कांवड़िए गंगा जल ले जाने के लिए हरिद्वार आते हैं, लेकिन इस बार कोरोना संक्रमण के चलते उत्तराखंड सरकार ने कांवड़ यात्रा पर प्रतिबंध लगाया है, जिसे लेकर कांवड़ियों को उत्तराखंड में प्रवेश न देने के लिए राज्य की सीमाओं पर पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। ग्रामीण इलाकों से होकर गुजरने वाले रास्तों पर भी पुलिस लगातार नजर रख रही है, तो वहीं नारसन बॉर्डर से होकर गुजरने वाले सभी वाहनों की गहनता से चेकिंग की जा रही है। साथ ही उत्तराखंड में उसी व्यक्ति को प्रवेश दिया जा रहा है जिसके पास कोरोना की नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट है। कावड़ मेला सरकार के द्वारा स्थगित कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी इस संबंध में स्पष्ट आदेश कर दिए गए हैं। तो इन्हीं आदेशों का पालन कराने के लिए पुलिस की यहाँ ड्यूटी लगी हुई है और हमारे द्वारा कड़ी चेकिंग की जा रही है। जिनके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है उनकी तो हम पहले से भी उनको वापस भेजते थे, और इसके अलावा जो कावड़ के लिए जल लेने के लिए आ रहे हैं उनको हम अभी से वापस भेज रहे हैं। तो वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मैंगलोर से संवाददाता रोहित कुमार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रोहित, जानना चाहेंगे जिस प्रकार से उत्तराखंड सरकार ने हर साल होने वाली कांवड़ यात्रा पर रोक लगाई है, जाहिर सी बात है कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर और उत्तराखंड के अंदर कोरोना जिस प्रकार से हमने देखा था कुंभ के दौरान फैला था, वो स्थिति दोबारा ना आए, इस वजह से ये फैसला लिया गया है। लेकिन देखा जा रहा है पिछले 4-5 दिन से कई लोग बॉर्डर पार करके कांवड़ यात्रा में जल भरने के लिए वहां पर आ रहे हैं। अभी कल ही की बात है, कई 14 लोगों को पकड़ के क्वारंटीन भी किया गया है। क्या कुछ अपडेट है रोहित आपके पास? देखिए उमंग, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे उत्तराखंड में जो है उत्तराखंड सरकार ने सीधे तौर पर कहा कि इस बार जो है जो कांवड़ यात्रा है वो पूरी तरह बंद रहेगी। मगर जैसे जो हमारे जो प्रदेश के जो सटे हुए प्रदेश होते हैं, ये यूपी, उत्तर प्रदेश मान लीजिए, ये सहारनपुर मान लीजिए, हरियाणा मान लीजिए, वहाँ के जो यात्री हैं जो जल लेने के लिए यहाँ हरिद्वार पहुंच रहे हैं, वो पिछले कुछ दिनों से जो गांव के रास्ते या छोटे रास्ते से होकर के गुप्त रास्ते से निकल जा रहे थे, जिनको अभी 14 दिन के लिए क्वारंटाइन भी करा दिया गया है हरिद्वार में पकड़ने के बाद। मगर उसके बाद से पुलिस प्रशासन ने अपना जो तटवर्ती सीमा है उत्तराखंड की, उन सीमाओं पर जो है और ज्यादा जो अपने जवान, पुलिस के जवान लगाए हुए हैं और सीधे तौर पर आदेश ऊपर से मिला हुआ है कि कोई भी जो श्रद्धालु है जल लेने के लिए ना जा पाए, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर है। तीसरी लहर के चलते जो है उत्तराखंड सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है और इससे पहले भी जो है हरिद्वार जिला हाईलाइट में रहा है कोरोना से। जी बिल्कुल रोहित, आपसे जानना चाहेंगे अब आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है पुलिस प्रशासन की? हालांकि जाहिर सी बात है किसी को आने नहीं दिया जाएगा और RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट के साथ ही किसी को उत्तराखंड में प्रवेश दिया जाएगा। अब आगे इस रणनीति को किस प्रकार से पुलिस प्रशासन वहां पर देख रहा है? देखिए उमंग, मैं बताना चाहूंगा आपको, जैसे अभी जो उत्तराखंड सरकार ने जो फैसला लिया, पुलिस बल जो वहां पर बढ़ा है बॉर्डर पर, उसके बाद से जो है पुलिस का भी सीधे तौर पर एक कहना है कि सभी जो बाहर से श्रद्धालु आ रहे हैं वो अपनी RT-PCR की जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट लेकर जो है उत्तराखंड में प्रवेश कर सकते हैं। मगर सीधे तौर पर यह भी कहा गया है कि जो वो केवल यात्रा जो के दौरान घूमने आ रहे हैं तो कोई बात नहीं है, अगर वे जल लेने यहाँ पर हरिद्वार पहुंच रहे हैं तो उनको किसी भी तरह की एंट्री नहीं दी जाएगी, बाकी उनके पास RT-PCR रिपोर्ट है या नहीं है। उमंग जी बिल्कुल रोहित, इस खबर में तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सल्ट में आशा यूनियन कोषाध्यक्ष देवी के नेतृत्व में आशाओं ने तहसील मुख्यालय में अपना धरना लगातार जारी रखा है। अपनी मांगों को लेकर आशा वर्करों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आपको बता दें कि तहसील मुख्यालय सल्ट में विगत 23 जुलाई से आशा यूनियन अपनी मांगों के साथ तहसील प्रांगण में डटी हुई है। आशा ने प्रदर्शन करते हुए अपनी विभिन्न मांगें भी गिनाई और उसके आशाओं पर विभिन्न सर्वे और बोझ लगातार बढ़ाया जा रहा है। तो वही आशाओं का कहना है कि हमें राज्य कर्मचारी का दर्जा मिले और न्यूनतम 21,000 रुपए वेतन की भी उन्होंने मांग की। साथ ही आशा वर्करों ने मासिक वेतन फिक्स करने को लेकर भी अपनी बात वहां पर रखी। मांग है कि हमें न्यूनतम वेतन 21,000 रुपये दिया जाए और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा घोषित कर दिया जाए। अगर सरकार ने ये नहीं किया तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक अपनी मांगों के लिए आगे आंदोलन करेंगे।
तो आपको बता दें, लगातार अपनी विभिन्न मांगों को लेकर 23 जुलाई से आशा वर्कर हड़ताल पर हैं और अभी भी उन्होंने कहा है कि जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, हड़ताल ऐसे ही जारी रहेगी। तो वहीं पौड़ी में सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने के बाद अब विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे आम लोगों की मुश्किलें अब बढ़ती नजर आ रही हैं। आपको बता दें कि विद्युत विभाग के कर्मचारी अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। तो वहीं विभाग के उपखंड अधिकारी राजेंद्र प्रसाद नौटियाल ने कहा कि विद्युत कर्मचारियों ने नियमित समयबद्ध वेतन मांग को पूर्व की भांति लागू करने और उपनल द्वारा कार्यरत कर्मचारियों को समान कार्य समान वेतन दिए जाने सहित कई मांगे यहां पर रखी हैं। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के तीनों निगमों के ऊर्जा कर्मियों की सचिव और फिर मुख्य सचिव से वार्ता विफल हो गई है। विद्युत कर्मचारी व अधिकारी सोमवार रात 12 बजे से ही हड़ताल पर चले गए हैं और इसके तहत ना तो यूजेवीएनएल के विद्युत गृहों पर कर्मचारी काम करेंगे और ना ही बिजली से जुड़ी किसी भी गतिविधि में सहयोग करेंगे। तो वहीं हड़ताल के बाद उत्तरकाशी में मंगलवार सुबह मनेरी भाली और एक और मनेरी पाली 2 की टरबाइन भी थमी है, जिससे विद्युत उत्पादन अब ठप हो गया है। उत्तरकाशी के कई इलाकों में बिजली गुल है। ऊर्जा निगम में सचिव ऊर्जा सौजन्य एमडी दीपक रावत व पूर्व एमडी नीरज खेरवाल सहित कई अधिकारी मौजूद हैं। अधिकारी लगातार कर्मचारियों को समझाने में जुटे हैं। तो वहीं देहरादून में भी कई फीडर से बिजली आपूर्ति बाधित हो गई है। देहरादून के सभी बिजली घरों में ताले लटके हैं। अधिकारियों के मोबाइल बंद है और उधर बिजली कटने की वजह से लोग बाग परेशान हो रहे हैं। आपको बता दें कि 14 सूत्रीय मांगों को लेकर यूपीसीएल, यूजेवीएनएल और पिटकुल के 10 संगठनों के करीब 3,500 बिजली कर्मचारी आंदोलन कर रहे हैं। तो ये आपको बता दें कि देहरादून सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट की एक बैठक हुई, जिसमें कल 11 प्रस्तावों पर चर्चा भी की गई। कैबिनेट ने शिक्षक संस्थानों को 1 अगस्त से सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक खोले जाने का फैसला किया है। इसके साथ ही 23 से 27 अगस्त तक विधानसभा का सत्र किया जाएगा और इसके साथ ही कौसानी को नगर पंचायत बनाने के रूप में मंजूरी दे दी गई है। तो वहीं पंतनगर में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट को लेकर भी चर्चा की गई, जिस पर कैबिनेट ने 6 महीने के अंदर डीपीआर बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही एयर इंडिया को कंसल्टेंट नियुक्त करने की भी मंजूरी दी है। तो वहीं ऋषिकेश में राजाजी टाइगर रिजर्व की मोतीचूर रेंज से सटे ग्रामीण क्षेत्रों में एक दांत वाले विशालकाय हाथी की चहलकदमी शुरू हो गई है। हाथी जंगल से निकलकर प्रतीत नगर में जा घुसा और इस दौरान गजराज को देखने के लिए लोग अपनी छतों पर चढ़ गए और इसका वीडियो बनाने लगे। तो वहीं हाथी ने आसपास के खेतों में धान की फसल को भी रौंद दिया। रात भर गांव की गलियों में घूमने के बाद हाथी हाईवे पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण सड़क पार नहीं कर सका, जिसके बाद वनकर्मियों ने ट्रैफिक को रुकवाकर हाथी को जंगल के दूसरी तरफ भिजवाया। तो वहीं रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के आबादी क्षेत्रों में बाघ और गुलदार की लगातार मूवमेंट रहती है। आपको बता दें कि वन प्रभाग तराई पश्चिम के टांडा और चिल्किया क्षेत्र में गुलदार की लगातार मूवमेंट से ग्रामीण दहशत में जीने को मजबूर है। तो वहीं गुलदार द्वारा पिछले 6 महीनों में 3 से भी ज्यादा लोगों पर हमला किया जा चुका है और तभी से लगातार वन विभाग इस पर नजरें गड़ाए हुए था। तो वहीं वन विभाग की टीम ने गुलदार को पकड़ने के लिए पिंजरा भी लगाया, जिसमें गुलदार को पकड़ने में वन विभाग को आपको बता दें कि सफलता हाथ लगी है। जो लेपर्ड के मूवमेंट की हमें जानकारी मिली, तो आज हमने 6 बजे लगभग उसको वहाँ पर पिंजरा लगाया और 8 बजे के करीब वो पिंजरे में लेपर्ड फंस गया। तो उसको हम प्राकृतिक आवास में छोड़ रहे हैं और इससे वहाँ की जनता को काफ़ी निजात मिलती है। तो वहीं पौड़ी जनपद के श्रीनगर में पहली बार यूपीएससी परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बनाया गया है। तो वहीं यूपीएससी के पदाधिकारियों और केंद्र व्यवस्थापकों के साथ परीक्षाओं के सफल संपादन के लिए जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने विकास भवन सभागार में बैठक की। इस बैठक के बाद जिलाधिकारी ने मुख्य कोषागार कार्यालय का भी निरीक्षण किया, जिसके बाद
परीक्षा केंद्र चयनित किए गए। परीक्षाएं आगामी अक्टूबर या फिर नवंबर माह में प्रस्तावित है। तो वहीं डीएम पौड़ी ने बताया कि उत्तराखंड में 2 जगहों पर परीक्षाएं करवाई जानी है, जिसमें पौड़ी का श्रीनगर भी शामिल है। परीक्षाओं को शांतिपूर्वक सफल तरीके से संपन्न करवाने के लिए बैठक का भी आयोजन यहां पर किया गया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के पदाधिकारी जो हमारे जनपद में आज उपस्थित हुए हैं, उनके द्वारा सभी विभागीय अधिकारी जो इस परीक्षा के समन्वय के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए जिम्मेदार हैं, उनके साथ समन्वय बैठक को आयोजित किया गया है। आवश्यक दिशा निर्देश जो है आज के बैठक के माध्यम से दिया गया है। सभी विभाग, जिसमें प्रमुखता से पुलिस विभाग, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्जामिनेशन सेंटर जहाँ पे संचालित होंगे वहाँ के जो पदाधिकारी हैं, पोस्टल डिपार्टमेंट है, आप सभी के साथ में आज बैठक किया गया है और उनको इस परीक्षा का जो स्वरूप है उसके बारे में जानकारी विस्तृत रूप से पीपीटी के माध्यम से उपलब्ध कर। तो वहीं उत्तराखंड सरकार की ओर से कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य मंत्री लगातार मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड की जनता को आश्वासन हम देना चाहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकार को हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता है और सरकार ने संभावित तीसरी लहर को लेकर भी अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 6 जिलों के दौरे में 19 अस्पतालों की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा भी लिया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि विभाग को पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर रखा गया है और अगर संभावित तीसरी लहर उत्तराखंड में आती है तो स्वास्थ्य विभाग इसे लेकर पूरी तरीके से तैयार है। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड की जनता को आश्वासन देना चाहता हूं कि हमारी चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हम हर व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं और संभावित तीसरी लहर के लिए हमने पूरी तैयारी की है। मैं अभी 6 जिलों के दौरे से आ रहा हूँ, लगभग 19 हॉस्पिटलों का मैं दौरा करके आ रहा हूँ और हमारे मुख्यमंत्री जी और मैं हमें चाहते हैं कि कोई भी हॉस्पिटल हो, चाहे हमारे मेडिकल कॉलेज हों, चाहे हमारे सीएससी हों, चाहे हमारे पीएससी हों, किसी प्रकार से कोई कमी। और आपको बता दें कि मसूरी में भारतीय जनता पार्टी मंडल कार्य समिति की बैठक में पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी का कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। तो वही बैठक में विभिन्न विषयों को लेकर मंत्री गणेश जोशी ने चर्चा की और इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम का निर्माण 90 करोड़ की लागत से किया जा रहा है, जिसके लिए सैनिकों के घर घर जाकर उनके घर की मिट्टी एकत्रित कर सैन्य धाम की नींव रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड प्रदेश वीरों की भूमि रही है। 1 सितंबर से हम एक सैन्य सम्मान यात्रा पूरे प्रदेश में निकाल रहे हैं, जिसमें गढ़वाल में हम सवाड़, जहाँ सबसे ज़्यादा कैजुअल्टी हुई है, वहाँ से निकालेंगे और कुमाऊं में गंगोलीहाट से हम इसको शुरू करेंगे। सम्मान स्वरूप एक ताम्रपत्र उस परिवार को हम देंगे और एक कलश में उस घर की पवित्र मिट्टी को लेकर हम आएंगे और उससे हम सैन्य धाम का निर्माण करेंगे। संकल्प हमने लिया है क्योंकि हमने इसको धाम का नाम दिया है और भारत की सेना में 2 सैनिकों की पूजा होती है, नूरानांग में बाबा जसवंत सिंह की। तो ये प्रदेश में मौसम के बिगड़ते मिजाज और लगातार हो रही बारिश के मद्देनजर हल्द्वानी सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी संवेदनशील इलाकों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने नदी के किनारे रहने वाले लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील भी की है। आपको बता दें कि लगातार पहाड़ों पर हो रही बारिश की वजह से गोला नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसे लेकर सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने काठगोदाम से लेकर गोला बाईपास तक के 1 दर्जन संवेदनशील इलाकों में टीम को मुस्तैद रहने के निर्देश दिए। साथ ही अनहोनी होने की आशंका के चलते रैनबसेरे और प्राथमिक विद्यालयों को भी अलर्ट कर दिया गया है। पटवारी हैं और तहसीलदार के माध्यम से उन सभी को, जो गांववासी हैं जो नदी के किनारे बसे हुए हैं, उनको लगातार अलर्ट किया जाता है और जब भी पानी आने की सूचना होती है उनको पूर्व में भी अवगत करा दिया जाता है कि बारिश काल में नदी पार मत करें या नदी तट पर ना जाएं।
तो वहीं पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से यमुना नदी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। तो वहीं विकासनगर के डाक पत्थर बैराज में आपको जानकारी के लिए बता दें कि 19,000 क्यूसेक पानी आ रहा है, जो कि खतरे के निशान के लगभग पास पहुंच चुका है। तो वहीं प्रशासन इस पर अपनी नजर लगातार बनाए हुए है और आसपास के क्षेत्र और पर्यटक स्थलों को खाली करा लिया गया है। तो वहीं बैराज से रोजाना 8,000 से लेकर 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, जो कि हरियाणा के हथिनी डैम में जाकर पहुंचता है। आपको बता दें, अगर इसी तरह बरसात लगातार होती रही तो यमुना नदी का जल स्तर और भी बढ़ेगा और जल्द ही खतरे के निशान से ऊपर पहुंच जाएगा। तो वहीं हल्द्वानी में इन दिनों सफाई कर्मियों की हड़ताल के चलते चारों तरफ गंदगी का अंबार नजर आ रहा है। आपको बता दें कि देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के कर्मचारी पिछले 7 दिन से पूरी तरह हड़ताल पर हैं, जिसके चलते हल्द्वानी क्षेत्र में जगह जगह पर कूड़े का ढेर नजर आ रहा है। कुमाऊं का प्रवेश द्वार हल्द्वानी कूड़े के ढेर के नाम से अब मशहूर होने लगा है। पहाड़ों की वादियों में घूमने के लिए बाहरी राज्यों से आ रहे पर्यटकों के ज़हन में अच्छी छवि नहीं जा रही। कूड़े के ढेर में तब्दील हल्द्वानी शहर में अब कोविड के साथ ही महामारी का भय भी सताने लगा है। ईद के त्यौहार को लेकर के बड़े बड़े दावे हुए थे। अमन कमेटी की बैठक में सभी अधिकारियों ने ये कहा था कि ना पानी की परेशानी होने देंगे, ना बिजली की परेशानी होने देंगे, ना सफाई व्यवस्था की परेशानी होने देंगे। कुल मिला के पूरा बनभूलपुरा पूरी गंदगी से त्रस्त है और 8 दिन में एक बार भी सफाई अभियान यहाँ पे नहीं चलाया गया। ईद के बाद मेन हमारा त्यौहार था ईद, उसको लेके ये विशेष एक ईद होती है। इसमें गंदगी कुछ एक्स्ट्रा हो जाती है। इसमें गंदगी उधर जो है उत्तराखंड कर्मचारियों ने हड़ताल कर रखी थी, तो इसको लेकर हम ज्ञापन देने MNA साहब को गए थे। वो किसी कारण नहीं आ पाए थे, तो फिर रात को हमारे पास SDM और सिटी मजिस्ट्रेट जी को हमने ज्ञापन दिया था। उन्होंने हमें सफाई का आश्वासन दिया था कि भाई हम यह हड़ताल खुलेगी तो, नहीं तो एक्स्ट्रा आदमी लगा के हम सफाई व्यवस्था बनाएंगे। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड पहुंचे गणेश गोदियाल का कांग्रेस नेताओं ने भव्य स्वागत किया। एयरपोर्ट पर गणेश गोदियाल के साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव का भी स्वागत किया गया। आपको बता दें कि गणेश गोदियाल आज यानी कि मंगलवार से उत्तराखंड कांग्रेस अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे। उन्हें प्रीतम सिंह से कांग्रेस की कमान दी गई है, जबकि प्रीतम सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। तो वह प्रदेश भर के विद्युत कर्मचारी अपनी 14 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसका असर छोटे छोटे सब स्टेशनों पर पड़ सकता है। तो वह उत्तराखंड विद्युत अधिकारी व कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा संगठन के प्रदेश महासचिव प्रभुनाथ सिंह ने बताया कि राज्य सरकार ने पुरानी व्यवस्थाएं खत्म कर विद्युत कर्मियों का हक छीना है। आपको बता दें कि विद्युत कर्मचारी जहां हड़ताल पर हैं और अपनी मांगों पर अड़े हैं, तो वहीं सरकार और अधिकारियों से वार्ता होने के बाद भी कोई हल नहीं निकलता नजर आ रहा, जिसका खामियाजा प्रदेश की जनता को भुगतना पड़ रहा है। समस्त विद्युत कर्मचारी जो है अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति है, जिसमें कि विद्युत विभाग के समस्त कर्मचारी, चाहे वो उपनल से जुड़ा हो, चाहे वो हेल्थ से जुड़ा हो, सारे 26 तारीख की मध्य रात्रि से स्ट्राइक पर चले गए हैं। मेन मुद्दा जो है, मेन समस्याएं जो है, हम कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं। हमारी जो पुरानी व्यवस्था थी, जो उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद हमें दे रहा था, उसको हमारा हक छीना गया है। उस हक को हम प्राप्त करने के लिए तो वह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समक्ष सफाई कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने सफाई कर्मचारियों की कई समस्याएं रखी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफाई कर्मचारियों की सभी समस्याओं को गंभीरता से लिया जाएगा। समस्याओं के उचित समाधान के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। आपको बता दें कि सफाई कर्मचारी संगठन संयुक्त मोर्चा ने मुख्यमंत्री के समक्ष राज्य बनने के समय के सफाई कर्मचारियों के नियमित पदों को पुनर्जीवित करने एवं सफाई कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि करने की मांग की है। तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्थापना के समय सफाई कर्मचारियों के जितने पद राज्य में थे, उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए पत्रावली का पूर्ण परीक्षण किया जाएगा और उचित समाधान निकाला जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।